मॉर्निंग क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके। सो क्लास टुडे यानी कि आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया मॉडल है जो कि हम जावा मॉडल बोलते हैं। और आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। इस मॉडल को पढ़ने से पहले आपको न्यू क्लासिकल मॉडल, जिसे हम सोलो का मॉडल या मीट का मॉडल बोलते हैं, मतलब जो भी न्यू क्लासिकल मॉडल थे, न्यू क्लासिकल के जो थॉट थे, जिसमें आपको पढ़ाया था कि स्टडी स्टेट कैसे आता है, और आपको ये भी समझाए थे कि किस तरह से सेविंग रेट, कैपिटल फॉर्मेशन रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट करती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को। तो जब हम वहाँ पर पढ़ रहे थे न्यू क्लासिकल मॉडल में, तो हमने बहुत सारे वेरिएबल को देखा था और वहाँ पर ये दिखा था कि वाइज डिफरेंट कंट्री है डिफरेंट ग्रोथ रेट, क्योंकि हर कंट्री सेविंग रेट पे, कैपिटल फॉर्मेशन पे, लेबर पे फोकस करती है। तो ये मॉडल भी ग्रोथ की मॉडल करेगा, लेकिन एक अलग तरीके से बात किया और कुछ नहीं किया इसने। इस मॉडल ने उस न्यू क्लासिकल के मॉडल को एक्सटेंड किया है। तो प्रोफेसर उजावा ने इसको न्यू क्लासिकल मॉडल को एक नए तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आपको इस मॉडल को समझना है तो न्यू क्लासिकल के मॉडल को एक बार पढ़ लेना। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको एक नए तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि जैसे हम हर मॉडल में पढ़ते थे, एजम्पशंस क्या है, उसका मेन पॉइंट्स क्या है, उसका इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, फिर इक्वेशंस को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे दिखाते हैं, देन हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम इसी प्रोसेस में चलेंगे। आपको इस पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा क्लास में, क्योंकि सारी चीज़ें समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लास, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। तो आपको करना क्या है, इस मॉडल के मेन पॉइंट को पकड़ लेना है। आपने अगर इस मेन पॉइंट को पकड़ लिया तो चैप्टर आपका जो क्वेश्चन है सडनली 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। वो क्या है मेन पॉइंट? सिंपल से लिखता है कि उजावा मॉडल 1 सेक्टर मॉडल, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल टू 2 सेक्टर ग्रोथ मॉडल। अरे इन्होंने क्या किया कि न्यू क्लासिकल के जो 1 सेक्टर मॉडल था, जिसमें कोई मतलब पर्टिकुलर मॉडल था, उस मॉडल को इसने 2 सेक्टर मॉडल में डिवाइड कर दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉडल डिवाइड नहीं किया, स्पेसिफिक सेक्टर डिवाइड नहीं किया था, लेकिन इन्होंने एक सेक्टर डिवाइड कर दिया। तो ये 2 सेक्टर मॉडल बना दिया। इन्होंने एक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट सेक्टर बोलता है, दूसरे सेक्टर को कंजप्शन सेक्टर बोलता है। अब उसकी डिस्कस बाद में करेंगे। दूसरा क्लास, ये पॉइंट्स आपको माइंड में होना चाहिए कि उजावा ने क्या किया है, न्यू क्लासिकल मॉडल को 1 सेक्टर से मॉडल को 2 सेक्टर मॉडल में एक्सटेंड किया। दूसरा है, गिवन द स्टॉक ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट लेबर इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट। इसने क्या दिखाने का प्रयास किया है कि पास्ट टाइम का जो कैपिटल है और प्रेजेंट टाइम का जो लेबर है, करंट में जितनी लेबर है, देखो हम उसे पढ़ते थे क्लासिकल के कि कैपिटल की ग्रोथ इक्वल टू लेबर की ग्रोथ। यहां पर कहता है कि जो करंट की कैपिटल है के और प्रेजेंट की लेबर जो है वो इक्विलिब्रियम हो रही है, ठीक है। अभी आपको डिटेल में जाके समझाना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें पॉइंट आप नोट करना कि पॉइंट एट ए टाइम, जिसे हम स्टडी स्टेट बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ओके। सो पास्ट एंड प्रेजेंट के लेबर को इक्विलिब्रियम करना है, ये बात आप पॉइंट में नोट कर लेना। दूसरा क्लास, हम इसमें 4 चीज़ों का आंसर देना चाहता हूँ। पहला तो आंसर ये देना चाहता है कि प्रेजेंट लेबर इक्विलिब्रियम एंड पास्ट कैपिटल का एक पॉइंट। दूसरा बोलता है कि मोमेंट्री इक्विलिब्रियम यूनिक है। एक नया वर्ड लाया, मोमेंट्री इक्विलिब्रियम आप पढ़ेंगे इसमें। इसे पढ़ेंगे यूनिक बैलेंस ग्रोथ पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आप स्टेबल सिस्टम क्या है। तो इन्होंने कई कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात वही बोली है जो न्यू क्लासिकल ने बोली है, लेकिन इन्होंने 3 अलग अलग स्टेप डिवाइड कर दिया, जिसे हम बोलेंगे मोमेंट्री इक्विलिब्रियम, यूनिक बैलेंस एंड स्टेबल सिस्टम, यानी कि स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल इकोनॉमी बात करेंगे। अब देखो, इस तीनों पॉइंट को समझ लेने के बाद हमें इन्हीं चीज़ को फोकस करना है पूरे मॉडल में। और इस मॉडल को समझने के लिए आपको इनके एजम्पशंस थोड़ा समझ लीजिए और इनके इक्वेशन समझ लीजिए। इक्वेशन और एजम्पशन समझ में आएगी, मॉडल आपका, चैप्टर आपका समझ में पूरा आ जाएगा। तो देखिए, पहला है क्लास
कि इन्होंने लिया सेक्टर 1 और सेक्टर 2। सेक्टर 1 को इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेक्टर बोला और उसमें जो कैपिटल लगी है उसे बोलते हैं होमोजीनियस कैपिटल गुड्स। यानी कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में क्या क्रिएट होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, वो कहता है वहाँ पर कैपिटल प्रोड्यूस होगी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। और कैसी कैपिटल? होमोजीनियस कैपिटल, यानी होमोजीनियस कैपिटल गुड्स। गुड्स होंगे लेकिन होमोजीनियस कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा। और दूसरे में बोलता है कि कंजप्शन सेक्टर, जहाँ पर कंजप्शन होती है वो कंजप्शन होमोजीनियस कंजप्शन गुड्स बनाएगा। कुछ नहीं यार, वही बात है, टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक प्रोडक्शन हो रहा है कैपिटल गुड्स का, एक ये प्रोडक्शन हो रहा है कंज्यूमर गुड्स का। और कंज्यूमर गुड्स होमोजीनियस है और कैपिटल गुड्स भी होमोजीनियस है। यानी कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर और कंजप्शन सेक्टर देयर 2 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ पॉइंट? ना क्लियर हो तो बताते जाना प्लीज़, दोबारा से बताऊंगा। तीसरा आता है 2 होमोजीनियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स, ओनली 2 होमोजीनियस, जैसे लेबर कैपिटल। तो यहाँ इन्होंने भी लेबर और कैपिटल लिया। लेबर कैपिटल और ब्रैकेट में लिखा कि जो कैपिटल है क्लास वो डिप्रिसिएबल है, मतलब डिप्रेशन, उस पर डिप्रिसिएशन होगा। तो उसने उसको म्यू से डिवाइड किया है, मतलब डिफाइंड किया कि म्यू से। यानी कि लेबर कैपिटल है, 2 प्रोडक्टिव सेक्टर है, लेकिन जो कैपिटल है वो डिप्रिसिएशन होती है। लेबर एंड कैपिटल क्या है? दोनों की सप्लाई इनइलास्टिक है। ऐसा नहीं कि जितने बार जब जरूरत पड़ता आपने सप्लाई बढ़ा लिया, ऐसा नहीं है। कहता कि लेस देन 1 है, सडनली आपको डिमांड पड़ेगी तो इतनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो सप्लाई ऑलवेज क्या होती है? इनइलास्टिक, इनइलास्टिकली लिख रहा है वो कि लेबर भी और कैपिटल भी। क्लियर? अगला है कांस्टेंट रेट टू स्केल, जिसको सभी ने माना। न्यू क्लासिकल में भी था कि जिस तरह से लेबर और कैपिटल बढ़ाएंगे उसी लेवल में प्रोडक्शन ही बढ़ेगा कांस्टेंट रेट से। लेकिन वो भी बताता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी एक टाइम के बाद। तो पर लेबर पर कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये कहता है कि कांस्टेंट रेट टू स्केल है। अगला है क्लास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि इन 4-5 चीज़ों समझने के बाद ये है कि वेज, जिसे हम W से डिनोट किया है, बेस क्या है? स्पेंड होगी कहाँ पर? ओनली कंजप्शन गुड्स पे। यानी कि जो भी वर्कर है, जो भी लेबर है, वो क्या कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा। ठीक है? और दूसरा है कि जो प्रॉफिट है, यानी कि कैपिटल को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, और लेबर को क्या मिलेगा? वेज। तो वेज है वो कैपिटल गुड्स कंज्यूम करेगी, और जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा एक्सपेंड होगा कैपिटल गुड्स पे। यानी कि जो प्रॉफिट होगा एंटरप्रेन्योर को वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब क्या सीधा से निकल गया कि जो एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टमेंट खर्चा करेगा, और जो लेबर है, ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या करेगी? कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगी। तो सारा का सारा पैसा खर्चा फिर से खत्म हो जाएगा कि एक तरफ वेज जो है एक्सपेंड हो रही है इस पर, और ये वेज एक्सपेंड होगी तो इनकम कहाँ जाएगी? इस सेक्टर के पास। और ये भी जो प्रॉफिट निकलेगा क्या करेगा? फिर से अगेन इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बात तो ही पड़ेगी, 2 सेक्टर हो गया, फ्लो हो गया। तो यानी कि इकोनॉमी में कोई लीकेज की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे हम आगे चल के प्रूव करेंगे। यही हम प्रूव करते आए हैं। क्लियर? अब देखो दूसरी बात, जैसे हर मॉडल में कुछ एजम्पशन होती है कि भैया परफेक्ट कंडीशन है। अब परफेक्ट कंडीशन से मतलब क्या होता है भाई? हर जगह परफेक्ट कंडीशन लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि जो वर्कर है, जो वेजेस है, वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मिलेगी, और जो लेबर कैपिटल है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको कैपिटल मिलेगी। प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कंडीशन मतलब आप ये मत लगाया, ये लगाया करो। दूसरा बोलता है कि जब परफेक्ट कंडीशन है तो वहाँ गवर्नमेंट रोल नहीं है, मतलब इन दोनों सेक्टर पर कोई टैक्स वगैरह नहीं है। अगर गवर्नमेंट एब्सेंस कर देंगे तो फिर तो सब्सिडी और टैक्स सब कुछ आ जाएगा, तो ये मॉडल फेल हो जाएगा भाई। ये बोला कि गवर्नमेंट एब्सेंस है। तीसरा होता है नो टेक्नोलॉजी चेंज, कहते हैं कि ड्यूरेशन में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, मतलब लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए या कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, बढ़ेगी, इंटरनली बढ़ेगी, मतलब
एक्स्ट्रा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। कहने मतलब आपको पता है कि प्रोडक्टिव चेंज का मतलब ये नहीं होता कि मशीन चेंज करो। प्रोडक्टिव चेंज मतलब होता है कि लेबर की और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम है। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चेंज होती है तब उसे बोलते हैं हम कैपिटल टेक्नोलॉजी चेंज। तो यहाँ पर जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों की कांस्टेंट है तो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है। क्लोज्ड इकोनॉमी कहता है कि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इकोनॉमी है बैलेंस है, मतलब डोमेस्टिक है, टू सेक्टर फ्लो है, ठीक है, क्योंकि बाहर इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा ना आएगा। तो कहता है कि ये एजम्पशन के साथ ये टारगेट है। देखा जाए तो धीरे धीरे बात वही आ रही है जो न्यूक्लासिकल ने बोला है, लेकिन इसे थोड़ा हट के बताया है, बस यही है। तो एजम्पशन समझ लिया आपने। अच्छा, फिर देखिए आपको ये 7 जो इक्वेशंस है ये माइंड में होना चाहिए। 10 इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। अब 10 इक्वेशंस बनाया है, इसको समझना है आपको। पहला है L = L0 ये कहता है, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। भैया ये कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक प्रोपोर्शन से हमेशा हो रही है, एक लेवल से हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। हर साल इतना पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल एवरेज मान के चलो। तो प्रोपोर्शनली जिस रेशो में इनकम बढ़ती है, जिस रेशो में सेविंग बढ़ता है, उसी रेशो में कह रहा है कि लेबर भी बढ़ रही है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जो कि स्पॉन्टेनियस है। मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। दूसरा कहता है K* = Y - μ(k). ये कहता है, इस इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो कैपिटल है क्लास, जो कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल स्टॉक है, और Y क्या है। अब हम क्या करें क्लास, इस सेक्टर को हमने, इस सेक्टर के प्रोडक्शन को हम Y1 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये सेक्टर 1 है तो सेक्टर 1 के प्रोडक्शन को Y1 बोलेंगे, और सेक्टर 2 के प्रोडक्शन को Y2 बोलेंगे, क्योंकि ये भी प्रोडक्शन हो रहा है सेक्टर में। तो Y1 और Y2, अब हम देखो Y2 तो पूरा का पूरा खर्चा हो जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो जा रहा है, यहाँ कोई सेविंग नहीं हो रही है, यहाँ सारा कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर हो जा रहा है। तो सेविंग कहाँ से होगी, ओनली सेक्टर 1 से होगी, और सेक्टर 1 की सेविंग ही जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन होगी। और सेक्टर 1 की सेविंग किस पर डिपेंड करेगी, मार्केट में कैपिटल की प्राइस पर डिपेंड करेगी। तो ये बोलता है भैया कि Y1 = μ - k, यानी कि जितनी इनकम है उसमें से K प्लस डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही क्या है आपका, कैपिटल फॉर्मेशन है। तो लिखता है कैपिटल स्टॉक। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। दूसरा है, अब हमने 2 प्रोडक्शन फंक्शन बनाया है। पहला प्रोडक्शन फंक्शन Y1 है, तो Y1 को लिखता है कि फंक्शन ऑफ 1 K1 और L1, यानी कि पहला भी जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, यहाँ भी लेबर और कैपिटल लगी हुई है, यहाँ भी लेबर और कैपिटल है। तो ये फंक्शन किसका हो गया, ये भी फंक्शन ऑफ Y2 हो गया, और ये फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल होगी। तो दो तरह के फंक्शन हो गया, एक हो गया आपका लेबर, एक हो गया लेबर कैपिटल, दोनों यूज़ किया जा रहा है। तो हम Y1 को प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ सेक्टर 1 और Y2 को फंक्शन इज K2 L2 प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर 2। इतना क्लियर हुआ होगा, यानी कुछ नहीं करना है, दोनों सेक्टर का प्रोडक्शन फंक्शन बना दिया। अगला है क्लास, कह रहा है कि दोनों सेक्टर की इनकम को जोड़ देना है, यहाँ की भी यहाँ की भी। तो कहता है कि Y2 + PY1। आप बोलेंगे सर आपने P क्यों लगा दिया यहाँ पर, तो PY1 कहता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम है। ये P का मतलब है कि यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, खर्चा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, पहले सेक्टर का जो प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करेगा P पे। P क्या हमारे मार्केट में कैपिटल का रेट क्या है, तो इसलिए इसने P + Y लगा दिया, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने ग्रॉस एक P2 P1 एक नया इनकम बना दिया। अच्छा, अब टोटल लेबर कितनी यूज़ हो रही है, तो यहाँ भी लेबर हो रही है, यहाँ भी लेबर यूज़ हो रही है। तो टोटल लेबर L1 और L2, मतलब Y1 सेक्टर में और सेक्टर 2 में, दोनों सेक्टर में लेबर यूज़ हो रही है, तो दोनों को मिला दिया तो L बन गया। और दोनों सेक्टर में कैपिटल यूज हो रहे थे, K + K2 मिला दिया तो
दोनों सेक्टर की कैपिटल हो गई। आपने इतना समझ गए होंगे क्लास। जब आप ये क्वेश्चन समझ गए तो दो चीज़ और समझ लीजिए क्लास आगे। देखिए आपको पता है, ध्यान समझने पहले, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना होता है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, लेबर की है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की है। तो जब आप लेबर की निकालते हैं या कैपिटल की निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन लेबर, यही तो लिखते थे। और अगर कैपिटल ही निकालते थे तो चेंज इन लेबर चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन कैपिटल, यही लिखते आए हैं आप। तो हमने क्या किया है यहाँ पर क्लास, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से उन्होंने दिखाया है कि जो वेज है, अच्छा फिर बताया था आपको कि जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी उतनी क्या मिलेगी आपको, वेज मिलेगा, और जितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल होगा उतना आपको आर मिलेगा। तो किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में जो वेज रेट है या जो कैपिटल का रेंट है वो कितना मिलता है, जितनी उतनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर हमने डब्ल्यू को कर दिया, और डब्ल्यू बेज रेट है। बेज रेट किसको है, एल के साथ है। तो कितनी लेबर आप हायर कर रहे हैं, तो बेज रेट को लेबर से हायर कर देंगे तो टोटल जो है लेबर का खर्चा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब ये क्या कर रहा है, डब्ल्यू को कैसे दिखाया है, डब्ल्यू को दिखाया है कि चेंज इन F2 मतलब प्रोडक्शन फंक्शन टू चेंज, या इसे लिख सकते हैं हम डेल्टा क्यू भी, डेल्टा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, डेल्टा Y2 भी लिख सकते थे, या हमें डेल्टा F2 भी लिख दिया, तो आपकी मर्जी है। हमने डेल्टा F2 लिख दिया और अपॉन डेल्टा इसमें कितना लेबर लगा हुआ है ये लिख दिया हमने। तो W इक्वल टू डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा L2 क्या निकल गया है, अरे भैया यही तो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और इक्वल टू P इक्वल टू P इस सेक्टर का। तो इस सेक्टर की भी प्रोडक्टिविटी से निकालेंगे, तो इस सेक्टर में P पहले लगा है, आपको पता है P लगा है, तो P आप लगा दीजिए। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, इस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी है। तो आपके पास दो सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और सेकंड सेक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल है। क्यों भैया, चाहे आप यहाँ पर वर्क करें लेबर और चाहे इस सेक्टर में वर्क करें लेबर, दोनों सेक्टर में वर्क लेबर करेगी, लेकिन लेबर को बेस कितनी मिलेगी, जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। तो दोनों सेक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल है, इस करके दोनों सेक्टर में बेस क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। क्लियर। इसी तरह से क्लास अगर हमको इंटरेस्ट रेट निकालना है, कितना रेंट मतलब प्रॉफिट निकल रहा है, कितना आर निकल रहा है, तो इसको भी निकालेंगे कि इस सेक्टर की, सेक्टर 2 में जो कैपिटल लगी है तो हमने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा के कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे सेक्टर का भी है तो इसको हम डेल्टा Y2 भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसको Y1 भी कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा कि F2 इस सेक्टर का है, F1 इस सेक्टर का है, तो दोनों सेक्टर का रेंट भी इक्वल है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों की इक्वल है। इसको दूसरा समझ लीजिए कि जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, दोनों सेक्टर में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बेस बराबर रेंट इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन प्राइस के इक्वल होता है, और ये क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। तो मेरा सेंस यहाँ पर है कि जो प्रोडक्टिविटी है जितनी उतना उसको रेंट या वेज मिलता है, ठीक है। तो दोनों की प्रोडक्टिविटी निकल गई। अब दोनों की प्रोडक्टिविटी को रेशो निकालेंगे, हालांकि हम बाद में निकालेंगे। अब एक इक्वेशन और रह जाता है क्लास, ये रह जाता है कि सेविंग रेट कैसे निकलेगा। तो कहता है भैया कि इस सेक्टर में तो कोई सेविंग है नहीं। क्यों, क्योंकि इस सेक्टर का सारा पूरा कंज्यूम कर रहा है। बचा पहला सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर की जो इनकम है PY1 है, तो PY1 ही जो है क्या है, ये PY1 माइनस SY1, मतलब सेविंग कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आप इसको समझ लीजिए। क्लियर हुआ। अच्छा, अब नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा, होप कि नोट डाउन कर लिया होगा।
अब हम आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा स्लाइटली ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझना है। आपने जब क्लासिकल मॉडल पढ़ रहे थे क्लास, तो जो क्लासिकल मॉडल आपने पढ़ा था वहाँ पर आपने पढ़ा था कि K इक्वल टू ये कौन सा K है, दूसरा वाला K है, जो छोटा स्मॉल K है दिखाता है कैपिटल लेबर रेशो है। ये क्या दिखाता था, छोटा y, जिसे आप पूछते थे पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम आपकी y अपान L से डिवाइड होती थी, आपको इनकम है। तीसरा था ये Q, म्यू क्या है, म्यू का मतलब यहाँ पर हमने बनाया है कि W अपान R, W क्या है, वेज रेट है कितनी, और R क्या है, ये भी वेज रेट है। लेकिन W यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, और ये R क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर आगे चल के लिख देंगे कि प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। पढ़े होंगे यार कि जहाँ पर ये होता है प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गया, तीन चीज़। एक चीज़ और समझ लीजिए। अब कहता है अगर मैं कोई एक सेक्टर की बात करूं, मैंने मान ले पहले सेक्टर की बात करूं, तो क्या करेंगे हम K1 अपान L1 अपान L कर देंगे, ठीक। इसी तरह से हम अगर सेक्टर 1 की पर कैपिटल इनकम निकालना है तो Y1 अपान L1 और L1 कर देंगे। या इसी तरह से सेक्टर 1 की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर निकालना है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। ये आप पर डिपेंड है, सेक्टर 1 की निकालिए या सेक्टर 2 की निकालिए। फिर देखो हमने कहा कि हमें ये भी पढ़ के आए हैं कि Y1 इक्वल टू होता है L1 प्लस एफ K1 अपान L अपान L, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन को हमने क्या किया, L से डिवाइड कर दिया, L से मल्टीप्लाई कर दिया। तो L से डिवाइड करेंगे तो L से L कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक L बचेगा, यानी कि सिंपल 1 बचेगा। आप पढ़े होंगे ना, जैसे हम क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा होगा आपने, वहाँ पर आपको दिखाए थे। तो फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि किसी कंट्री का जो Y1 है, यानी कि इस सेक्टर का जो GDP है, इस सेक्टर का Y1 क्या निकलेगा कि कैपिटल लेबर रेशो कितना हायर किया आपने, या हम इसको ऐसे ग्राफ समझा देते हैं आपको, ठीक है, आ रहा होगा। तो देखो हम जब ऐसे पढ़ते थे, याद है K इक्वल टू कैपिटल लेबर है, ओके। तो जब हम किसी पॉइंट पर जाते हैं तो कैपिटल और लेबर हमें मिलता था, और ये क्या मिलता था हमारा, Y अपान L मिलता था। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, Y1 कर दिया। अगर हम Y1 अपान L कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि K1 अपान L1 है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अरे यही तो बताया था क्लासिकल ने कि प्रोडक्शन फंक्शन ये था, ठीक है। कैपिटल लेबर रेशो चेंज होगा तो प्रोडक्शन चेंज होगा, ये दोनों था। तो सेम यही चीज़ इसने एक सेक्टर के साथ बता दिया, और यही चीज़ हम दूसरे के साथ भी कर सकते हैं क्लास। ठीक है, Y2 लगा देंगे, तो इस तरह से आप दोनों सेक्टर का प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। क्लियर, ओके। अब आप प्लीज़ इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे स्पेस को खाली करना है। तो प्लीज़ नोट डाउन, ओके। सो आई एम गोइंग टू फिनिश विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहेगा ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो 2 मिनट में आगे समझ में आ जाएगा। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए जल्दी। ओके क्लास, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। सारी बातें पॉइंट माइंड में रखना, क्योंकि मिटाने के बाद मुझे फिर से पूछना पड़ेगा आपसे, ओके। अब मैं समराइज़ करके पढ़ा देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड होगा, चीज़ें ज़्यादा होगी। तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ। ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब हम शॉर्टकट बताते हैं आपको कैसे इसको लगाना है। देखो क्लास, आपको पता चल गया
इतना बराबर W/R, या इसको हम म्यू माने थे। इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये भी आपका क्लियर है, ठीक है। अच्छा, प्राइस रेशो भी देख लेना थोड़ा सा। प्राइस रेशो का मतलब है कि दोनों सेक्टर का प्राइस रेशो क्या होगा। तो कहता है कि प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, प्राइस 2 अपॉन प्राइस 1, ठीक है। अच्छा, बेज भी हो गया, प्राइस भी हो गया। फिर बोलता है क्लास कि जो कैपिटल लेबर रेशो है, ऐसे समझ लीजिए कि कैपिटल लेबर रेशियो, तो W/R लिखते थे, W/R। और ये W/R का मतलब क्या हुआ क्लास, कि जब हम इसको वो करेंगे, याद होना चाहिए आपको, तो K/L हो जाता है। याद है आपको, जब हम आइसो कॉस्ट लाइन आइसो कॉन्ट लाइन बनाते थे तो याद होगा कि ये उल्ट जाता था, ठीक है, इन्वर्स हो जाता था। और यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी लेबर, देखो मेरे कहना चाह रहा है कि किसी भी कंट्री में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किस पे डिपेंड करेगा, वो कैपिटल लेबर के रेशो पे डिपेंड करेगा भैया। देखो बात समझना, देखो थ्योरी अलग समझना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैपिटल लेबर है और यहाँ पे आपका क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल है। कैसे निकालते थे आपको पता है कि हम निकालते थे Y/L से। तो Y/L क्या है, यह पर कैपिटल इनकम है। और पर कैपिटल इनकम क्या होती है, एक लेबर की प्रोडक्टिविटी, एक कैपिटल की प्रोडक्टिविटी। तो हम इसको फाइनली बोलेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपन L के साथ डिवाइड किया है। अगर K के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। थोड़ी देर पहले आपको बताया, अभी इतना समझ में आ गया होगा भाई, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया। ठीक, देखिए फिर कहता है कि कितनी वेज हायर है। तो मान के चलो W आपका वेज है और आपने कितनी लेबर हायर किया है, तो इसको लेबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ठीक है। और आपने कितना रेंट दे रहे हैं और कितनी कैपिटल हायर किया है, याद है आपको। तो ये क्या बनेगा क्लास, कि आपको कितनी लेबर हायर किया है और कितना बेज दे रहे हैं। तो बेज कितना देते हैं, जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है, और इसको L से मल्टीप्लाई कर देते थे। कुछ याद आ रहा है क्लासिकल मॉडल का। अच्छा, और इसी तरह से हम इसको क्या लिखते थे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू K कर सकते थे, ठीक है। और हमें याद है जब इस चीज़ को बनाते थे तो हम यहाँ पर Y से डिवाइड किए थे, तो इसको क्या लगे थे, 1 - थीटा कुछ लिखे थे, याद है आपको क्लासिकल मॉडल में। और इसको हम क्या लिखे थे, Y से डिवाइड करके क्या लिखे थे क्लास, कि लिखे थे थीटा लिखे थे, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया था कि लेबर की ग्रोथ कितनी हो रही है, तो लेबर की ग्रोथ Δ/L लिखते थे। तो इस लेबर की ग्रोथ को इसे हम मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या लिखते थे कि 1 - थीटा Δ/L लिखते थे ना। और इसी तरह से हम इसको लिखते थे कि थीटा इंटू Δk/K लिखते थे। तो टोटल हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे। वही चीज़ ये भी कहना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर इसने 2 सेक्टर बना दिया है। तो एक सेक्टर ये है, ध्यान समझना, एक सेक्टर आपका ये है। तो इसी को अगर L1 K1 कर देंगे तो सेक्टर फर्स्ट हो जाएगा, और और इसी को अगर 2 कर देंगे तो सेक्टर 2 हो जाएगा। बात समझना। अभी हम चलते हैं आगे, वहाँ तक नहीं बताते आपको। इतना क्लियर हुआ, ओके। तो क्लास थोड़ा सा देख लीजिए आप, जो मुझे मेन बताना है आपको। अच्छा, मोमेंटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले यहाँ बाद में जाएंगे अभी आप। मोमेंटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम आपको 3 इक्विलिब्रियम बताना है। तो मोमेंटरी इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जहाँ पर लेबर की सप्लाई, लेबर की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई और कैपिटल की डिमांड इक्वल हो रही है। इसका मतलब हुआ, ध्यान समझना, कि हम रेशियो लिखते हैं। रेशियो इक्वल टू क्या था क्लास, कि इतना इक्वल टू W/R। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ
कैपिटल। क्लियर हुआ दो चीज़ें? बहुत टाइम ज़्यादा हो रहा है, बस 5-10 मिनट लगेगा। लेबर, ओके। तो यानी कि प्राइस ऑफ लेबर, तो यानी कि प्राइस ऑफ लेबर को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बोलेंगे और प्राइस ऑफ कैपिटल को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बोलेंगे। आपको इतना पता है। तो लेबर एंड कैपिटल हमने क्या शुरू में बोला कि प्रेजेंट की लेबर और फ्यूचर की कैपिटल जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रही वो मोमेंटरी इक्विलिब्रियम होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जीरो प्राइस पर जब जीरो की प्राइस जेबर है तभी एक्सेस होगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं है। ना तो लेबर की सप्लाई एक्सेस है, ना तो लेबर की डिमांड एक्सेस है। मतलब लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड इस पॉइंट पर जितना मतलब है वो कहता है कि ये लेबर की सप्लाई है और लेबर की डिमांड है, तो ये वेज हो गया। अब दूसरा बोलता है ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग है, तो यहाँ पर आर हो गया। यानी कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब रेशो दोनों का इक्वल है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन के और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के, इसका मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन है। और जब परफेक्ट कंपटीशन है तो चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो, दोनों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम हो रही है और दोनों सेम पेमेंट किया जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों इक्वल होने की बात करता है। इक्वल होने की बात करेगा तो ये लिखता है कि एक वालरस सुना आपने होगा, वालरस इक्विलिब्रियम सुना होगा आपने, सुना आपने? वालरस का यूनिक इक्विलिब्रियम सुना होगा कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, उसके ऊपर जाएगा तो डिमांड्स बढ़ती जाएगी, सप्लाई बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी। देखो अगर ये मान लो सप्लाई है, ठीक है, डिमांड है, इस पॉइंट के नीचे जाएंगे तो सप्लाई घटती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट जाएंगे तो डिमांड घटती जाएगी, सप्लाई बढ़ती जाएगी। वो कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलता है यही है। तो ये वालरस का यूनिक इक्विलिब्रियम था। उसी तरह से उजावा ने भी बताया कि जब परफेक्ट कंपटीशन है और उस पॉइंट पे दोनों लेबर कैपिटल क्या है, इक्वल हैं, और उसको लिखता है ये कि W इज इक्वल टू L1 माइनस L, ध्यान समझना बता रहा हूँ, प्लस कहता है R K स्टार माइनस K यानी इंटू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि लेबर, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं यार, ठीक है, W से लगना है। तो ये जो इक्वेशन है वो ये कहना चाहता है कि ना तो लेबर की सप्लाई एक्सेस है, ना तो लेबर की डिमांड ज़्यादा है, और यहाँ तो ना तो सप्लाई ज़्यादा ना तो डिमांड है कैपिटल की है, तो दोनों मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम है जीरो रेट पे। यानी कि कहता है कि लेबर कैपिटल जब फुली यूटिलाइज हो रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम है, तो ऑप्टिमम पॉइंट है, वही यूनिक स्टेबिलिटी है। इसका मतलब है कि सोलो मॉडल में थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बताए थे यहाँ पर, तो इसका मतलब वो कैपिटल लेबर यहाँ पर क्या है, फुली यूटिलाइज हो रही है, ना तो लेबर एक्सेस है ना तो कैपिटल एक्सेस है। इसका मतलब यहाँ पर वालरस ने दूसरे तरीके से बताया कि भैया इस पॉइंट पर लेबर कैपिटल दोनों इक्वल है। तो यूनिक मोमेंटरी इक्विलिब्रियम कहता है यानी कि वेज डज नॉट ग्रेटर देन जीरो या आर, ठीक है, आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये था। अब क्लास एक और बात करते हैं स्टेबिलिटी पोजीशन की। मिटा रहा हूँ भाई, आपको बहुत टाइम हो गया, ओनली 5 मिनट्स। क्लियर पॉइंट्स? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए स्टेबिलिटी पोजीशन क्या होता है। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शन, मतलब स्टेबिलिटी पोजीशन कहाँ पर आएगी, वो कहता है, ध्यान समझना क्लास। एन का मतलब क्या है, हमने बताया था, एन का मतलब है कि डेल्टा एन अपान एल, ठीक है। और जब ये बढ़े, ध्यान समझना, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, और जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसी रेट से ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ होनी चाहिए किसकी,
कैपिटल की, और कैपिटल की ग्रोथ का मतलब होता है कि कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल लेबर रेशो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, और गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो कंज्यूमर गुड्स और लेबर गुड्स दोनों में लेबर की डिमांड बढ़ेगी। जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो कैपिटल लेबर रेशो भी चेंज होगा, तो कैपिटल लेबर रेशो चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा। जब इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो वो बोलता है कि डेल्टा के भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यानी कि एक स्टेबल सिचुएशन आती जाएगी। क्यों? उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करके निकालना है आप। अच्छा, फिर आपको पता है कि डेल्टा के को हम लिखते थे क्लास आर के अपान P1 माइनस इतना के। इसका मतलब क्या होता था क्लास कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं आपको कि के है जो जितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा, जिसमें आर के है। क्या है? के क्या है? के पर कैपिटल है, उस कैपिटल को आर क्या है, जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मिल रही है। तो जैसे हमने बताया कि ये ठीक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इंटू, अब इसको क्या करेंगे क्लास, ये P1 है, प्राइस कितना मिल रहा है उस टाइम, उसका प्राइस कितना है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है। जब इसको निकाल देंगे तो ये टोटल कैपिटल हो जाएगी, उसमें से टोटल इनकम हो जाएगी ये, और इनकम में से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और के को डिक्रीज कर देंगे तो न्यू हमारा न्यू कैपिटल स्टॉक हो जाएगा। तो कहता है कि ये इसको इक्वेशन को समझ लेना। ठीक है, फिर बोलता है क्लास कि अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के माइनस डेल्टा एन अपान एल, यानी कि कितना चेंज हो रहा है। अगर कैपिटल देखो कितनी कैपिटल चेंज होगी वो डिपेंड करेगा लेबर में कितना चेंज आ रहा है और कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि चेंज दिखाएंगे तो कहता है कि चेंज दिखाने के लिए मान के चलो F1 है, सेक्टर 1 है, सेक्टर 1 की बात करते हैं तो सेक्टर 1 में K1 जो कैपिटल लगी हुई है माइनस N कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ है माइनस म्यू। तो आपको ये इक्वेशंस भी याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक आप आगे होंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ तक दिखा करके भी आप बंद कर सकते हैं। और आपको अब दिखाना क्या, हमें कहना क्या चाह रहा है इसमें है कि सेक्टर वही है, मतलब मॉडल का ग्रोथ वही है। हम इसको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से भी दिखा सकते हैं। तो आप कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिखाना जरूरी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो हम इसको बंद करते हैं। लेकिन मेन कंक्लूजन क्या निकला क्लास, ये देखना है आपको, कुछ नहीं निकला, सिंपल क्लासिकल का ही निकला है कि किसी कंट्री की ग्रोथ करनी है तो कैपिटल फॉर्मेशन जरूरी है। कैपिटल फॉर्मेशंस सेक्टर 1 में थी और सेक्टर 2 में कंजप्शन सेंटर था। तो कंजप्शन की डिमांड जो है वो सेक्टर 1 पे डिपेंड करेगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स बनेगा तभी कंजप्शन डिमांड होगी। तो दोनों सेक्टर इंडिपेंडेंट हैं। दूसरी बात है कि जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, फिर पॉपुलेशन को जॉब नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़ वो कहता है कि दोनों की टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन क्या दिखाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। ये क्वेश्चन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिखाता है, दोनों के अलग अलग सेक्टर को दिखाता है, दोनों की प्रोडक्टिविटी को दिखाता है। हालांकि कॉप डगलस दिखाते तो और अच्छा भी समझ में आ जाता। तीसरा था कि प्राइस लेबर और कैपिटल लेबर इक्वल है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मानता है। इसका मतलब सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है जितना कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, और कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है जितना आपका इक्वेशन नंबर 10 सेविंग हो रहा है। तो कहता है कि स्टडी स्टेट कब आएगा, जब वही पॉपुलेशन, यही पॉपुलेशन की ग्रोथ है बराबर है तो कैपिटल की ग्रोथ भी बराबर है। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं डेल्टा एन अपान एल इक्वल टू डेल्टा के अपान के इक्वल टू डेल्टा वाई अपान वाई, या इक्वल टू कहेंगे, अब दोनों दो सेक्टर ले लिया है आपने तो y1 अपान डेल्टा y1 और डेल्टा y2 अपान डेल्टा y2 दोनों कह सकते हैं। तो दोनों सेक्टर में जो बैलेंसेस इकोनॉमी चलेगी। तो ये था आपका उजावा का मॉडल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैसेज कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ लेंगे। सो क्लास आई होप इस माई पॉइंट इज़ क्लियर। और ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।